Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, here Professor Aslan Ali. I am going to present the topic Chapter 1 आपका Chapter First. Chapter First जो है Introduction है, इसमें Chapter 1 में different हम चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम जो है कुछ बायोलॉजिकल मेथड है, हमारा एक क्वेश्चन बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ द मैनकाइंड, और इसके रेलिवेंट हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका पेयर चैप्टर 14 के साथ बनता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आता है जी। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। के बायोलॉजी, सबसे पहले तो बायोलॉजी क्या है और उसके स्पेशलाइज्ड फील्ड कौन कौन से हैं। पहले तो बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि बायोलॉजी है क्या चीज़, इसको जो है देखते हैं। तो सबसे पहले द वर्ड बायोलॉजी जो है एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। एक बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस? सो बायोस का मीनिंग है जिंदगी, लाइफ। लोगोस का मीनिंग होता है जिसको हम लॉजी कहते हैं, लोगोस ग्रीक ज़बान में कहते हैं। बायोस जो है ये भी ग्रीक ज़बान है। तो ये बायोलॉजी का दरअसल वर्ड जो है ये ग्रीक ज़बान के दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। लफ्ज़ बायोस का जो वर्ड बायोस का मीनिंग है जिंदगी, लाइफ, और लोगोस का मीनिंग है स्टडी, रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी एंड अगर हम बात करें इसका लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। कि इसका मीनिंग क्या है कि ज़िंदगी का मुशाहिदा करना, ज़िंदगी का मुतालिया करना, ज़िंदगी की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की स्टडी करना, ज़िंदगी की स्टडी करना इज़ कॉल्ड लाइफ। बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी। ऐसा शख्स जिसको जो बायोलॉजी को स्टडी करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब वो क्या करता है, बायोलॉजिस्ट को किस चीज़ों से वास्ता पड़ता है? ठीक है, बायोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर से, और इसके अलावा उसको नॉन लिविंग थिंग्स से भी, विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। एक पर्सन को नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो भी अफेक्ट करती हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ बायो को करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर से और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से जो है डील करना पड़ता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो लिविंग चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करती हैं। इस तरीके से बायोलॉजिस्ट जो होता है उसको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है चीज़ों को, और उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग के लिविंग थिंग्स के बारे में जो है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो जानदार चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में वो कैसी हैं। हम देखेंगे इसी को आगे डिटेल से कि कैसे बायोलॉजी जो है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उसके डिफरेंट फील्ड्स हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं। तो उसके बारे में जो है डिफरेंट जो है आपको आगे डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। हेयर सिर्फ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी जो है शॉर्ट क्वेश्चन पोस्टेड है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड के दो जो है ग्रीक वर्ड से, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है वर्ड से। एक तो बायोस जिसे हम बायो कहते हैं, ये बायोस से लिया गया है वर्ड जो ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है लाइफ, और लोगोस का मीनिंग क्या है? स्टडी करना, उसके बारे में रीजन दरियाफ्त करना या उसके बारे में स्टडी करना। देन इसके बाद जो है हम बात करें कि लाइफ की रेलिवेंट के जी। तो इसके अंदर जो अगर हम बात करें लाइफ के रेलिवेंट, लाइफ की, ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो लाइफ जो है क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ज़िंदगी क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या है? इसके अंदर सबसे पहले लाइफ के अंदर आपको अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात का मजमुआ
दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो आपको लिविंग चीज़ों का और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। आपको आप जो है फर्स्ट सेकंड अपनी जो है नर्सरी क्लास से प्रेप से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ लिविंग थिंग, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग, जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं, बेजान कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश करती हैं किसी भी चीज़ को, अलहदा कर देती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली जो हमारी लाइफ है वो जानदार चीज़ों की ही करेक्टरिस्टिक्स होगी, कि हम करेक्टरिस्टिक्स जो जानदार में पाई जाती हैं। अभी हम नीचे जो खूबियाँ पढ़ेंगे वो सारी खूबियाँ जो है जानदार में पाई जाती हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। लाइफ जो है हम उसे ही कहेंगे, लिविंग चीज़ उसे कहेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं एग्जिस्ट करती होंगी जी। तो जिसमें अंदर ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती होंगी, हम उसी को कहेंगे कि उसमें लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो जानदार है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि बॉडी के अंदर चीज़ें जो है बनती भी हैं और चीज़ें टूटती भी हैं। डिफरेंट बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ग्लूकोज का टूटना एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है ग्लूकोज का टूटना। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी से मुराद लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है, लिविंग जानदार जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, चीज़ें ब्रेकडाउन होती है, चीज़ें बनती हैं। रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है उनके अंदर, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी होती है उनकी। देन रेस्पायरेशन होती है कि वो सांस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में फेंकते हैं। हमने चैप्टर जो है अपना 13 पढ़ा है गैसियस एक्सचेंज। आपको पता है कि रेस्पायरेशन क्या होती है, कि CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनसाइड लेके आना, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इसके बाद जी इनहेरिटेंस, हम बात करें इनहेरिटेंस, विरासत क्या होती है। तो जो है वालिदैन अपने बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करते हैं जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर्टी के, उनमें इनहेरिटेंस होती है। कंपोजिशन, यस, दे आर किसी न किसी चीज़ से वो कंपोज होते हैं। तो हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स इनसे मिलकर बनी हुई है। तो ये हमारी कंपोजिशन आ जाएगी चीज़ों की। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी अगर कोई इन्वायरमेंट में तब्दीली आती है तो अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन जो है चेंज हो जाते हैं। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है चीज़ों को, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस हम कहते हैं कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है रिस्पॉन्स करता है चीज़ों को, और अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होती है। देन ग्रोथ की बात करें तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल ग्रो करते हैं। आपने देखा है कि आफ्टर जो बेबी अगर 9 मंथ के बाद जो प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता है, ऐसा ऐसा वो ग्रो होता है और बढ़ता है। उसके डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स जो बने होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। इस तरह प्लांट में भी ग्रोथ होती है। यस, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आवर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आपको अपनी बॉडी की बात बताऊं कि हमारी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें आगे बात रिच जीसी का लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जो है कुछ बेसिस पाई जाती हैं। तो उन बेसिस को जो है हम कहते हैं कि गोवानीन, साइटोसिन, कुछ बेसिस पाई जाती हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा डीएनए में कुछ बेसिस होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कहते हैं कि हमारी बॉडी एक कम्प्लेक्स होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। हम बात कर रहे थे, ये हमारा टॉपिक था रेलिवेंट टू लाइफ, कि लाइफ के अंदर ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं। पहले पैराग्राफ में ये बात बताई कि लिविंग चीज़ों के अंदर ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं। उनमें वो चलते रेस्पायर करते हैं, वो वाल अपने बच्चों को पैदा करते हैं,
इसके अलावा वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है डिफरेंट रिएक्शंस उनके बॉडी के अंदर होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, बच्चों में खसूसियात मुंतकिल करते हैं, और उनका जिस्म जो होता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरनली तौर पर उसकी रिस्पॉन्स करता है, बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है। अगर कोई भी चीज़ जो है होम्योस्टेसिस की हमने बात की कि बॉडी का अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाता है। अगर सपोज जो है हम होम्योस्टेसिस की एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सर्दियों में आपने गर्मियों में देखा होगा आपने कि जैसे आपकी बॉडी हीट अप होती है तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग करते हैं ताकि आपकी बॉडी को कूल अप किया जाए। तो इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स करती है। होम्योस्टेसिस में क्या हुआ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर ज़्यादा धूप हुई तो आपको, या बाहर ज़्यादा गर्मी हुई तो आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, बॉडी ने पसीना प्रोड्यूस कर दिया, स्वेट ग्लैंड को कहा कि अपनी स्वेटिंग कर दो। तो बाहर तो इस तरीके से जो लिविंग और चीज़ें होती हैं, लिविंग चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें होम्योस्टेसिस होती है, वो रिस्पॉन्स करते हैं, इंटरनली तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये हम जीसी को हम जो है आगे जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे ग्वानिन साइटोसिन कि इनके अंदर ज़्यादा जो है कम्प्लेक्सिटी है कि वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डीएनए कम्प्लेक्स पाया जाता है। लिविंग चीज़ों की प्रॉपर्टी उनमें जो डीएनए होता है वो कम्प्लेक्स होता है। तो लाइफ के अंदर ये जो चीज़ें सारी एग्जिस्ट करती हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी की सारी चीज़ें लिविंग चीज़ों में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा बायोलॉजी है और उसकी मेजर कुछ ब्रांचेज हैं। हम अगर उसकी आप पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ा है आपने क्वेश्चन ये कि होती हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की बात से समझाने के तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ आए। इकोलॉजी, इसको हम एनवायरनमेंट बायोलॉजी भी बाज़ औक़ात कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर जो है एनवायरनमेंट बायोलॉजी इसको लिखा होगा, इकोलॉजी को। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राइट व्हाट इज डिफाइंड बायोलॉजी, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर नोट लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोलॉजी क्या है, इको होता क्या, इकोलॉजी इकोसिस्टम से, इको से लिखा गया वर्ड स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, माहौल को मद्देनजर रखते हुए जानदारों का मुतालिया करना, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिजम्स का अपने आपको पता है इकोसिस्टम के अंदर माहौल के जानदार हिस्से भी होते हैं, माहौल के गैर जानदार हिस्से भी होते हैं। तो इंसान को जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है जानदार और गैर जानदार दोनों हिस्सों से राब्ता पड़ता है। अगर हम जानदार हिस्सों की बात करें तो लिविंग हिस्सों की बात करें तो आपको पता है कि माहौल के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, पौधे हैं, तो एनिमल्स हैं, तो हमारी लाइफ को जो है, तो इसके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमें इंटरेक्शन जो है करना पड़ता है। तो इकोलॉजी ये है कि इन्वायरमेंट की स्टडी करना। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता दूं कि इंसान का के ऊपर उसका माहौल का क्या इफ़ेक्ट है और इंसान का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है, इसकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इस सिंपल। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं कि एक, आपको पता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी, एक छोटे प्लांट की बॉडी किस तरीके से बनी। तो एक सीड से, जिससे एम्ब्रियो ग्रो करता है, उससे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल के दौरान जो डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी करना। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नतीजे में बॉडी की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। तो एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल के बनने तक जितनी भी डेवलपमेंट है उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। देन नेक्स्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस का देखना, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमें पता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पस क्या है, उसने खाना डाइजेस्ट करना है, हजम करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन करना। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड हमारा आ जाता है। तो ये सारे फंक्शंस जो है इनकी स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी करना। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो शक्ल से है,
किसी चीज़ की स्ट्रक्चर को देखना, किसी की शक्ल को देखना, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, स्टडी करना स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसी है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। द प्लेंटोलॉजी, यस, स्टडी ऑफ द फोसल विच आर, पहले फोसल क्या चीज़ है? फोसल जब कोई डेड रिमेन्स, जब भी कोई जानदार मर जाता है या गल सड़ जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद आपको पता है डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया फंजाई उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसकी मांस वगैरह या उसकी प्रोटीन वगैरह उसको डिकम्पोज करके ख़त्म कर देते हैं और इन्वायरमेंट में फैला देते हैं, और बाकी जो हड्डियों का ढांचा बच जाता है वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन की तहों के नीचे जो है वो रह जाता है। तो जब खुदाई करते हैं लोग या डिफरेंट जियोलॉजिस्ट जो है ज़मीन की स्टडी करने वाले जब देखते हैं तो उन्हें फोसल मिलते हैं। तो फोसल्स किसी भी चीज़ों की मुर्दा मुद्दा जानदार जो काफ़ी देर अरसे थे किसी भी हिस्से में पड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं रिमेनिंग्स, बकाया जात ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो गए हों, जो इन्वायरमेंट से ख़त्म हो गए हों। जैसे डायनासोर है, वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, नापैद ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अगर उसके ही किसी बंदे को किसी जगह पर कोई डायनासोर का कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसका फोसल्स है, क्योंकि वो रिमेन्स हैं, उसकी बकिया जात हैं। तो इनकी स्टडी करना दैट इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? आपने देखा होगा कि मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई है, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल की क्लास करवाई तो आप सब ने स्लाइड्स को ऑब्जर्व किया, कार्डियक टिश्यूज़ को देखा था हमने क्लास के अंदर। तो माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का स्टडी करना, टिश्यू का मुतालिया करना माइक्रोस्कोप की मदद से, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। कि हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुतालिया करना। उसको हमने कार्डिक टिश्यूज़ को देखा था, स्मूथ मसल्स को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको शायद रिमाइंड हो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल क्लास। तो उसकी स्टडी करना दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। देन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या चीज़ है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी एवोल्यूशन, कि हम स्टडी ऑफ चेंजेस इन द हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम इंसेस्टर टू देयर ऑफ स्प्रिंग। एंसेस्टर का मीनिंग क्या है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब पहले तो क्या है? और एंसेस्टर कहते हैं अबाउजात को, जो हमारे फोर फादर थे, जो हमारे बाप दादा थे, उनको एंसेस्टर। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं उनकी औलाद को, जो कि हम हैं सपोज, अगर हम अपनी बात करें तो इंसेस्टर से ऑफ स्प्रिंग तक जो करेक्टर, जो बातें हेरिट हुई, अगर उनमें जो कुछ चेंजेस आए, हम कहते हैं कि यार इसका नाक जो है ना फलां बंदे जैसा है, ये तो हम कह देते हैं ना कि इस नाक इसके दादे से मिलता है, तो ये तो इनहेरिटेंस है कि उसने अपने विरासत है। अब उस विरासत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, हेरिटेबल करेक्टर्स में चेंजेस आ रही हैं एंसेस्टर से ऑफ स्प्रिंग में, उनकी स्टडी करना है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? कि चेंजेस का मुतालिया करना, जो विरासती खसूसियात जो अपने इंसेस्टर से ऑफस्प्रिंग बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात का, उन चेंजेस का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। देन जेनेटिक्स क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, जीन्स, जेनेटिक्स के जीन्स की स्टडी करना और उनका विरासत के, आपको पता है कि विरासत में जो है आपने इंफॉर्मेशन देखी होगी कि जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक और जनरेशन से दूसरी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, और ट्रांसमिट के जीन्स के ट्रांसमिट होने के साथ करैक्टर भी ट्रांसफ़र। करैक्टर क्या है? सपोज आपके, मैं कहता हूँ बालों का कलर, आपकी आँखों का कलर आपके पेरेंट्स से मिलता होगा या किसी दादा से मिलता होगा। तो इनकी स्टडी करना एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, उसका विरासत में क्या रोल है, जीन्स की स्टडी करना और उसका विरासत के अंदर क्या रोल है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जू जियोग्राफी, जू का मतलब क्या है? जू का मतलब एनिमल्स है, चिड़िया जिसे हम कहते हैं एनिमल हो। देन जियो मीन लाइफ, जियो मीन सॉरी जमीन, हम कहते हैं अर्थ। जियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई जानदार, कोई एनिमल किस जगह पर रहता है, कि उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको स्टडी करके किसी एनिमल्स को
जो है अर्थ के ऊपर देखना, तो वो उसकी जू जियोग्राफी। अगर आप देख लो ये जू जियोग्राफी वाले, नेशनल जियोग्राफिक वाले की अगर देखो, नेशनल जियोग्राफिक में देखो आप चैनल के अंदर, तो देखते हैं, बताते हैं ना कि फलां ऑर्गेनिज्म जो है वो किस जगह पर रहता है। कैंगरू जो है वो ज़्यादा ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं, तो ये उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कैंगरू की, कि वो ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी स्टडी करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना कि अर्थ में कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ऑब्वियसली उन्होंने उधर ही रहना है। तो जू जियोग्राफी के उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना कि कहाँ पर ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पाया जाता है। मैं कहता हूँ कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये उनकी उधर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जी वो उधर पाए जाते हैं ज़मीन में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। जी, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सेल्स को देखना, ऑर्गेनेलिज को देखना और उनके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखना, उनकी स्टडी करना। मॉलिक्यूलर लेवल क्या चीज़ है? अगर मैं आपको बात कहूँ, आप मॉलिक्यूलर लेवल पर देखो जी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनेली को, किसी भी सेल को उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो उस मॉलिक्यूलर लेवल में, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ज़्यादातर डीएनए की स्टडी करते हैं। डीएनए क्या चीज़ है? जो कि जीन्स मिलकर डीएनए बनाती हैं जी, डीएनए की स्टडी करते हैं हम। इस आरएनए की स्टडी करते हैं हम। मैं आपको डिटेल से चैप्टर 2 में बताऊंगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कि इनको किस चीज़ों ने, अगर हम सेल की या किसी भी ऑर्गेनेली की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको किस चीज़ ने मिलकर बनाया है। हमने पढ़ा है ना कि अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि उसमें जी प्रोटीन इतने % है, ठीक है, उसमें लिपिड इतने % है। तो हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे होते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को या उसकी ऑर्गेनेली की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत आजकल जो है इन फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन माइक्रोबायोलॉजी, आपके टीचर प्रोफेसर साहब की जो स्पेशलाइजेशन है उस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। हमने चैप्टर 6 पढ़ा बैक्टीरिया का, चैप्टर 5 में हमने वायरसेस को देखा, चैप्टर 7 में हमने प्रोटोजोआ को देखा, इसके बाद एलजी को देखा चैप्टर 7 में, फंजाई हमने चैप्टर 8 में पढ़ी। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो आम आँख से नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जी जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी करना, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, प्रोटोजोआ की, माइक्रोस्कोप्स, एलजी एंड फंजाई की, ये सारी चीज़ें हमने हर एक चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ी हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इन सब की, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, आम आँख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए स्पेशल जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी? दरियाओं में, नदियों में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, फ्रेश बॉडीज़ रहती हैं, उनका स्टडी करना। सिंपल, उनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, फ्रेश वाटर बॉडीज़ की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। फिज़िकल प्रॉपर्टी में वो नज़र कैसी आती हैं, उनका क्या रिएक्शन है, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स है, फिज़िकली तौर पर कैसी नज़र आती हैं, वो कैसी हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी वो किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी, ये तो हो गया ना दरियाओं में और नदी नालों के अंदर देखना, तो उसको हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। बड़ी चीज़ें आ गई मेरीन बायोलॉजी, समंदरों के अंदर यही चीज़ें, यही सारी बातें कि इसमें समंदरों के अंदर और ओशन सीज के अंदर, वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्लेस है इधर से। मेरीन बायोलॉजी वो है कि समंदरों के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मेरीन बायोलॉजी, मेरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो समंदरों के अंदर, उनकी स्टडी करना, उसकी फ़िज़िकल स्टडी करना, वो नज़र कैसे आते हैं, कैसी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, कैसी उसकी साख्त है, उसको स्ट्रक्चर को देखना और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना कि इसके अलावा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की बनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मेरीन बायोलॉजी के अंदर
डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जी, पैरासाइटोलॉजी में कोई एक पैरासाइट कौन होता है? पैरासाइट आपको पता है कि होस्ट के ऊपर रहता है। हमने एक अगर वायरस की बात करें तो इट्स स्टडी ऑफ द पैरासाइट एंड इंक्लूड द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्री एंड रिलेशन विद होस्ट। यस, पैरासाइटोलॉजी में हम किसी भी पैरासाइट को डिस्कस करते हैं कि वो अपनी होस्ट से फूड गेन करता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, अपनी फूड को गेन करता है, उधर रहता है, ठीक है, अपनी न्यूट्रिशन पूरी करता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है कैसा, स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनिज्म की कैसी है, वो कैसे ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, या मुराद के वो होस्ट में कैसे ट्रांसफर होता है। तो इंग्लिश में हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो उस ऑर्गेनिजम्स को जिसमें जाकर डिजीज काज करता है उसको होस्ट कहेंगे उसका, कि वो होस्ट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, मुंतकिल कैसे होता है। तो ये इसकी स्टडी को हम कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन उसकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री एंड रिलेशन, उसका होस्ट के साथ क्या रिलेशन है और वो कितनी देर तक उधर रहेगा, ये सारा कुछ हम देखना पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट वही होता है जो इंसान को डिजीज फैलाता है, ठीक है, या ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में या इंसान में डिजीज फैलाएगा उसको हम पैरासाइट कहेंगे। और अगर हम में फैला रहा है तो वो हम उसके होस्ट हैं। और अगर इसकी स्टडी है कि वो हम तक ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, हम तक पहुंच कैसे रहा है, ठीक है, क्या सोर्स है उसका पहुंचने का, तो वो हमारे अंदर कितनी देर रहेगा, ठीक है, और हमारा साथ उसका ताल्लुक क्या है, तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ये सारी देखना। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी क्या चीज़ है? ह्यूमन की स्टडी करना, एनाटॉमी उसकी इंटरनल स्टडी करना, ठीक है, मॉर्फोलॉजी उसकी अपीयरेंस की स्टडी करना, हिस्टोलॉजी उसकी टिश्यू का माइक्रोस्कोप से मुशाहदा करना, उसकी जीन्स की स्टडी करना, उसकी सेल्स की स्टडी करना, और उसमें जो इनहेरिटेबल चेंजेस हो रही हैं उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन की तमाम चीज़ों को मुतालिया करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, इंसान का अपनी लाइफ का अपनी सोशल माशरे में क्या किरदार है, उसकी कम्युनिटी की लाइफ को, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को जो है कम्युनिटी में उसका क्या रोल है उसका मुतालिया करना, सोशल बिहेवियर उसको कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो मैं अगर पेपर बनाऊँ तो मैं बायोटेक्नोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल सिंपल अपनी ज़बान में देना चाहता हूँ। आजकल जो इंसुलिन बना रहे हैं हम, इंसुलिन बन रही है, वो कैसे बन रही है? वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करवाते हैं इंसुलिन। बैक्टीरिया को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं इंसानियत की भलाई के लिए, ठीक है। तो इंसानियत की भलाई के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है, हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया के सिस्टम का। एंड उसके आपने 10th में क्वेश्चन पढ़ा हो इंसुलिन की तैयारी के ऊपर नोट लिखें, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन कि बैक्टीरिया के अंदर जो है हम इंसुलिन को तैयार करते हैं। तो बैक्टीरिया का सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया का सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया की, और उसका सिस्टम और उसका प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंडस्ट्री में। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों? इंसानियत की भलाई के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सनती पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, और उसका सिस्टम यूज़ करेंगे, उसका प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें इंसुलिन बनानी है। क्योंकि बैक्टीरिया की एबिलिटी है कि वो बहुत जल्द डिवाइड होता है, उसकी इस एबिलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए। इंडस्ट्री में इंसुलिन बनती है जी बैक्टीरिया से, तो ये उसका सिस्टम बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, बैक्टीरिया का सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत अच्छा जो है स्कोप है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज पढ़े हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। तो बहुत सारी बायो प्रोडक्ट जो हैं, यूज़फुल बायो प्रोडक्ट जो हैं, इसकी एग्जांपल इंसुलिन है, ये हम ऑब्टेन करते हैं इस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से। तो इसमें क्या होता है जी, बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स
मैंने इसमें आपको एग्जांपल दी कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम बैक्टीरिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक, उसका सिस्टम को, उसके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में और हम तैयार करते हैं बायो प्रोडक्ट्स। ठीक है, बायो प्रोडक्ट्स इंसुलिन है एक, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट तैयार की गई है। जी बेटा, इसके साथ ही आज के जो है लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास तक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।